सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग टॉक्स। इस वीडियो में हम लोग टॉप 100 एमसीक्यू करने वाले हैं और ये यूपी टेट का जो 100 सवाल पीवाईक्यू बेस्ड रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको 30 सवाल जो मिलेंगे हिंदी साहित्य और उनके प्रमुख कवि। उसके बाद हम लोग देखेंगे हिंदी ग्रामर बेस्ड सवाल। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पे दो सवाल दिखेंगे इस तरह से, और आपको एक छोटा सा काम करना है कि 2 या 5 सेकंड का पॉज लेना है वीडियो को, और आंसर जो है इत्मीनान से आपके जहन में रहना चाहिए। ठीक है, कि मैंने इसका एक आंसर दिया है और दो का बी दिया है, इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद हम जब बात करेंगे तो वहाँ पे डिटेल से पिक डिटेलिंग समझेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह किसे कहा जाता है। और दूसरा सवाल है, छायावाद के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो ये दोनों सवाल आपके स्क्रीन पर हैं, आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसमें आंसर तो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, बट इनका जो इनको कहा जाता था हिंदी गद्य के नींव इन्होंने ही रखा था। ठीक है, और ये जो है खड़ी बोली का प्रयोग किए थे, ब्रज भाषा के। ठीक है, उसके बाद छायावाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो मैंने यहाँ पे आंसर पूरा लिख दिया है। पहला सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। आंसर ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इन्होंने एक बुक लिखा था 1918 में, झरना करके। ठीक है, और ये झरना जो है उनका पहला जो है छायावाद यानी कि कृति माना गया। ठीक है, और चार स्तंभ कहा गया है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद जब एक जगह मिलते थे तो इनको जो है चार स्तंभ कहा जाता था। अब अगला दो सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, और आप जो है वीडियो को पॉज करके इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर दे दिए होंगे। तो चलिए सबसे पहला सवाल, तीसरा सवाल है, हिंदी का क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है। और चौथा सवाल था, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। तो क्रांतिकारी कवि जो कहा जाता है निराला जी को। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उनको जो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पुरानी परंपरा और छंद बंधनों को जो तोड़कर मुक्त छंद की शुरुआत किए थे। तो ये भी आप लिख सकते हो कि मुक्त छंद की शुरुआत किन्होंने किए थे। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला सवाल है, द्विवे द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, बताओ। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और ये जो हुआ था 1900 से लेके 1920 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, अच्छा यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे करना है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, याद रखना, और इनको द्विवेदी युग के नामकरण दिया गया था। ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन पे पांचवा एंड छठा सवाल, और आप पॉज करके आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो समझ रहे होंगे सुमित्रा नंदन पंत होगा। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महादेवी वर्मा। ठीक है, और यहाँ पे तो सारे नाम हैं, तो बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा। तो पहला पांचवा सवाल कह रहा है कि प्राकृतिक सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। ठीक है, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। तो हिंदी के लिए जो मिला है सुमित्रा नंदन पंत जी को, और वो मिला था 1968 में। ठीक है, और उनकी जो बुक यानी कि पूछ भी तो सकता है कि कौन सी कृति के लिए दिया गया था, तो चिदम्बरा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है, और ये 7 और 8 सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, पंत जी को चिंदवरा पर ज्ञानपीठ कब मिला था। देखो आ गया सवाल। ठीक है, तो कब मिला था 1968 ईस्वी में। महिला आंचल के लेखक कौन है भाई, महिला आंचल सभी पढ़े होंगे, और शॉर्ट फॉर्म नाम दिख जाए तो आप लोग पहचान लेना। ठीक है, क्योंकि पूरा टाइप तो कर नहीं सकता ना, सॉरी इसके लिए। महिला आंचल के लेखक हो जाएंगे फणीश्वर नाथ रेणु। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, दो सवाल। ठीक है, और पॉज कर करके आंसर देते जाइए, मज़ा आएगा, देख लेना। लास्ट में कहोगे कि वाह बहुत अच्छा गया, लगता है कि एग्जाम में दे रहा था। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। और 10वां सवाल है, महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ मिला था। तो आधुनिक युग का मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है, और महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ मिला था। तो ये जो मिला था यामा। ठीक है,
और ये पुस्तक जो महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया था और प्रकाशित हुआ था 1982 में, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल है, ये सवाल रहा और आप टाइम लेके थोड़ा सा इसका आंसर दीजिए। 11वां सवाल है, झांसी की रानी कविता के लेखिका कौन है? और 12वां सवाल है, हिंदी गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे मृदुला, सॉरी भाई, महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर ऑप्शन सी मृदुला गर्ग, या ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। तो आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ठीक है, जिसमें बोला गया था जो टाइटल था, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। और 12वां सवाल है, हिंदी गद्य जो कि प्रेत कहा जाता है, और ये प्रेत जो है आचार्य केशव दास, ठीक है, उनकी कठिन और क्लिष्ट भाषा शैली जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। मतलब वो ऐसा ऐसा शब्द यूज करते थे ना, कठिन कठिन, इसलिए उनको प्रेत कहा जाता था, उनकी काव्य कथा को, ठीक है। अगला सवाल है, ये रहा आपके स्क्रीन पे 13 एंड 14। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? और ये पिछला सवाल क्या था, हिंदी गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, बताओ। वही होगा, आंसर भी तो वही होना चाहिए ना। ठीक है। और बिहारी सत्य के रचयिता कौन है? देख रहा, यानी कि दोनों जो ये सवाल पीछे वाले सवाल ध्यान देना, ठीक है। ये हिंदी गद्य और कठिन काव्य, अभी हमने बता दिया था कि कठिन काव्य के लिए ही इनको प्रेत कहा जाता था, इनके कविताओं को, इनके जो लिखते थे, ठीक है, साहित्य को, कव्य काव्य को। तो इसीलिए जो आंसर होगा यहाँ पे केशवदास ही होगा। और बिहारी सत सही के लिए आंसर हो जाएगा बिहारी लाल, ठीक है। अगला सवाल है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? और अगला सवाल है 16, भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला है? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता जो हैं, क्या मैथिली शरण गुप्त होंगे? तो जी हाँ भाई, मैथिली शरण गुप्त होंगे। और ये इनको द्विवेदी युग के जनक भी कहा जाता है, ठीक है। अंति छोड़ो, डिटेल से नहीं पढ़ते हैं। भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले मिला था महादेवी वर्मा को, ठीक है। 100 सवाल है भाई, 100 सवाल, वीडियो भी लंबा बन जाएगा, आप लोग रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। अगला सवाल है 17 एंड 18, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? अगला सवाल 18वां है, मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है? मजदूरी और प्रेम, तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो है रैदास, ठीक है, रैदास, जिन्हें संत रविदास भी कहा जाता है, ठीक है। इनको द्वारा जो है ईश्वर को ये जो है अटूट पंक्ति में एक शब्द जोड़ा गया था। मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखित एक ही प्रसिद्ध निबंध है, और उन्होंने यह जो लेबर मजदूर होते हैं ना, उनको महत्ता और मानवीय की सुंदर वर्णन किए हैं इसमें। अगला सवाल है, संसद यानी कि 19वां और 20वां सवाल है, संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? और फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली महिला, जिंदगी नामा के लिए, ठीक है, उनको मिला था, तो बताओ कौन होगा? तो 19वां हो जाएगा धूमिल, ठीक है, संसद के लिए सड़क, और ये 1972 में प्रकाशित किया गया था। अगला जो है साहित्य अकादमी जो कि जिंदगी नामा के लिए मिला है, किनको मिला है? कृष्णा सोबती जी को मिला है, और ये कब मिला था? 1980 ईस्वी में। अगला सवाल है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ये 21वां हो गया। और 22वां है, कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? तो चिंतामणि क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ला? एक बार जरूर बताना कि आप वीडियो पॉज करके आंसर दे रहे हो या नहीं, और इससे आपको फ़ायदा हुआ है नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। हाँ, और हाँ, वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर करना। टारगेट मैं रखता हूँ 100 लाइक का भाई, ठीक है। अगर 100 लाइक इस वीडियो को मिल जाता है और 500 व्यूज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसका जो इसके बाद होगा पार्ट 2, ठीक है, पूरे उसको लेकर आऊँगा। तो ये आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ला जी, और इनका प्रथम भाग जो प्रकाशित हुआ था 1939 ईस्वी में हुआ था।
कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? तो साधुकड़ी, ठीक है, साधुकड़ी कहा जाता है। जैसे इनके जो अनेक प्रांतीय भाषाओं में था, जैसे कि राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, है ना, बहुत से मेल जोल इनके शब्द होते थे। और ये साधु कड़ी और श्याम सुंदर दास, जो कि पंचमेल खिचड़ी, यानी कि ये दोनों मिल जाते थे तो हो जाता था पंचमेल खिचड़ी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? और 24वां सवाल है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? तो 23वां सवाल है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो जाना जाता है पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अच्छा, इसमें यहाँ पे देखो, ध्यान देने वाला शब्द है, ये महाकाव्य है और महाकवि। ठीक है, महाकवि भी कहा गया है चंद्रवरदायी को। ठीक है, चंद्रवरदायी को महाकवि कहा गया है, चंद्रवर, ये ध्यान रखना। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है भाई? तो ये चंद्रवरदायी, अभी हमने बताया। ठीक है, यही चंद्रवरदायी। अगला सवाल है, आत्मजयी के रचनाकार कौन है? और तुलसीदास कविता, ठीक है, तुलसीदास कविता के रचयिता कौन है? आत्मजयी के रचनाकार जो होंगे ये कुंवर नारायण। ठीक है, और ये जो कुंवर नारायण द्वारा एक प्रसिद्ध काव्य है, एपिक पोयम है आत्मजयी, याद रखना। तुलसीदास के कविता के रचयिता कौन है? तो ये निराला जी, पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला सवाल है, रीत काल का वह कवि जो एक कृति से अमर हो गया। और अगला सवाल 28वां है, मृगावती के रचनाकार कौन है? दोनों में से आंसर जल्दी दो, और आशा करता हूँ आप लोग आंसर दे रहे होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा। तो रीति काल के जो कवि कृति से अमर हो गया वो थे बिहारी। ठीक है, और इनको बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि महाकवि बिहारी लाल जो थे अरीति काल के, ठीक है, काव्य धारा के प्रमुख कवि कहे जाते थे। और इनका नाम जो है बिहारी सतसई से, बिहारी सतसई, जिसका नाम मतलब एक ग्रंथ था बिहारी सतसई, उनका एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। और ये 713 दोहे इसमें गढ़े थे, लगभग 713, इतना ही कहा जाता है। और जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सतसैया के दोहरे, ज्यो नाविक के तीर, बहुत मतलब ऐसा ऐसा शब्द पढ़ नहीं, मतलब वो क्या है, उच्चारण नहीं हम सब कर पाएंगे, इतने बेहतरीन थे। मृगावती के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे कुतुबन। अब मृगावती सूफी काव्य धारा यानी कि प्रेम श्रेयी शाखा, देख रहे हो उच्चारण हिंदी के, भाई मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, बस यहाँ पे सोचा कि आप लोगों को एक हेल्प दे देता हूँ हिंदी में। ठीक है, और माफ़ कर देना अगर मैं कुछ गलत शब्द यानी कि उच्चारण कर लेता हूँ तो। ठीक है, बाकी मेरी हिंदी बहुत ही कमज़ोर है भाई, और बट मैं चाहता हूँ कि सीखूँ आपसे। ठीक है, इसके माध्यम से मैं सीखूँ। शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? और ये उपन्यास है, शेखर एक जीवनी, सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अगेय। ठीक है, अगेय इनको कहा जाता था, अगेय। और इसका नाम लिख लेना भाई, इनका सचितानंद, सचिदानंद, हीरानंद, हो गया ना, वात्स्यायन, वात्स्यायन। ठीक है, हम्म। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? तो विश्वनाथ। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ इनको पूरा कहा जाता है नाम। तो ये हो गए कवि और उनके जो बुक था। अब अगला जो देखते हैं ग्रामर बेस्ड, ठीक है, व्याकरण और वर्णमाला, जो कि 31 से लेके 60 तक आपको देखने को मिलेंगे। 31वां सवाल और 32वां सवाल है, और वीडियो पॉज करके ये जरूर आंसर दीजिए। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? और 32वां सवाल है, अर्ध स्वर कौन से कहलाते हैं? तो देखो, ये जो सवाल है, आंसर तो हो जाएगा सी, यानी कि अन और अ।
ये जो है अनुस्वार हैं और ये विसर्ग हैं। ये जो है विसर्ग हैं और ये जो है अनुस्वार हैं। अनुस्वार, ठीक है, समझ में आ गया। तो इनको ये जो है अयोग्यवाह कहा जाता है। इन्हें ना तो पूरी तरह से स्वर माना जाता है और ना ही व्यंजन। इसको हम अयोग्यवाह कहते हैं। अब इसमें था अर्ध स्वर कौन सा कहलाते हैं, तो अर्ध स्वर जो हो जाएंगे य और व होगा। यानी कि हिंदी व्याकरण में य और वज को अर्ध स्वर माना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इनको उच्चारण करोगे तो जीभ जो होता है आपके, देखना उच्चारण करके देखो, जो जीभ जो है मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करता। जैसे य व कुछ स्पर्श नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जैसे र स्पर्श कर रहा है, ल च छ स स, ये सब स्पर्श कर पा रहा है। तो जो स्पर्श नहीं कर पा रहा है किसी भी भाग को, ठीक है, शरीर के मतलब जीभ मुख के किसी भी भाग को, उनको हम अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, अब आगे जो है इतना बताया डिटेल से, आगे हेल्प मिलेगा। ये 33वां और 34वां आंसर दीजिए आप। य का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा और ब का उच्चारण स्थान क्या होगा? य व, तो देखो य करके देखो, य तालु, कंठ लग रहा है इसमें, य मूर्धा। देखो हिंदी व्याकरण के अनुसार जो ई, ठीक है, ई च वर्ग जो कि च छ ज झ, और एक होता है य और स, ये सब जो है तालु होते हैं। ठीक है, यानी कि तालव्य वर्ण कहते हैं, तालव्य वर्ण। और ब का उच्चारण स्थान क्या है? ये व का उच्चारण स्थान जो है दंत योष्ठ, यानी कि देखो द थोड़ा लग रहा है, व का उच्चारण करते समय जो है जीभ जो है आपके दांतों को छू रही होगी, होठ भी जो है सक्रिय एक्टिव हो गया होगा। अगला सवाल है च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है और 36वां जो है उत्तीज व्यंजन कौन से हैं? तो च वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है तो च कौन, अभी हमने बताया च जो हो जाएगा तालु हो जाएगा। और उत्तिक्षिप्त व्यंजन कौन से हो जाएंगे? तो उत्तिक्षिप्त व्यंजन जो हो जाएंगे ये ड़ और ढ हो जाएंगे। मतलब जो अच्छा ये देख लेते हैं ऑप्शन, य और र जो है अंतःस्थ व्यंजन है, ये लिख लो, ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन है। अब ये जो हो जाएंगे स और स उष्म व्यंजन, छ और त्र ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे इससे रिलेटेड जो है सवाल मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल है प्रकंपित लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? और 38वां सवाल है पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो प्रकंपित या लुंठित व्यंजन जो कहते हैं भाई हम सब, वो र होता है। र को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं क्योंकि जब उच्चारण के समय इसका जो जीभ की नोक मसूड़ों को छूती है, जैसे लिखो र र र ल व नहीं हो रहा लेकिन र ल है ना, त ये सब ऊपर देखना जो है छू रहा होगा और वाइब्रेट भी ज़्यादा हो रहा होगा। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? पार्श्विक व्यंजन ल ल, ठीक है, ये जो है इसका उच्चारण जीभ का अगला भाग मसूड़ों को छूता है, ठीक है, और जीभ की नोक जो होता है इसको में छूटता है, ये कन्फ्यूजन हो सकता है। अगला जो है 39 और 40, काकलीय व्यंजन किसे कहा जाता है और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? काकलीय व्यंजन है ना, सवाल बढ़िया बढ़िया। तो ये ह हो जाता है, यानी कि इसको इंग्लिश में काकलीय के ग्लोटल उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण कंठ के भीतर यानी कि स्वर यंत्र होता हो, कंठ के भीतर ही होता हो, और ये होता है ह। ठीक है, महाप्राण, ये दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण। अच्छा, इसमें अल्प प्राण महाप्राण पढ़े होंगे तो देख ही लेते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण में होता है क ग ड़, और महाप्राण में कौन कौन होता है? महाप्राण में ख घ, दूसरा और चौथा वर्ण ये होता है। ठीक है, महाप्राण में ये देखो क ख दूसरा हो रहा है कि नहीं,
ख, क, ख, ग, घ आ रहा है, घ आ रहा है, चौथा आ रहा है, देख रहे हो। और अल्प प्राण में होता है पहला और तीसरा, जैसे क, ख, ग, थर्ड आ रहा है कि नहीं। तो इतना याद रखना कि जो पहला और थर्ड पे आए वो अल्प प्राण, और दूसरा और चौथे नंबर पे आए वो महाप्राण, ठीक है। तो एक सवाल इससे बन जाएगा कि नहीं, अगर पहला यहाँ पे दे दे और थर्ड दे दे तो कौन सा ऑप्शन मार के आओगे, अल्प प्राण, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है, बताओ। और अगला जो है, अघोष वर्ण कौन से होते हैं। आशा करता हूँ आप लोग इसका आंसर दिए होंगे। तो प्रत्येक वर्ग पहला और तीसरा अल्पप्राण अभी दे दिए होंगे। अघोष वर्ण कौन से होते हैं, यहाँ पे समझो। अघोष वर्ण मतलब कि जिन वर्णों का उच्चारण, जो स्वर स्वर पढ़ते हो, ए ई आई ओ इंग्लिश में हो गया, ठीक है, अ आ ई ई ओ ये सब हो गया हिंदी में। तो स्वर तंत्र जो कंपन नहीं होता, मतलब वाइब्रेट नहीं करता हो, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें पहला और दूसरा जो है वर्ण अघोष होता है। इसमें याद रखना, फर्स्ट एंड सेकेंड, कौन कौन होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे कि क, ख, च, छ, ट, ठ, ये सब क्या है, अघोष वर्ण है। तो पहला और दूसरा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला जो है 43, 44, सघोष वर्ण कौन से होते हैं और स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। हर सवाल जो है सोच समझ के दो, और थोड़ा सा डिटेलिंग भी कर लो, पिक डिटेलिंग, ठीक है, धुरंधर वाले। तो आंसर यहाँ पे सघोष वर्ण जो होते हैं भाई, ये तीसरा, चौथा और पांचवें स्थान पे आते हैं। जैसे कि पहला क वर्ग, प्रत्येक वर्ग में होता है क वर्ग, च वर्ग का तीसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा क वर्ग का और च वर्ग का, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। चलिए, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, च वर्ग वाले, दिखता है। इनमें जो है वायु पहले किसी अवयव, मतलब जो, जैसे कि आप बोलो रगड़ होता है, रगड़ खाते हुए बाहर निकलता है, जैसे छ, छ, ज, रगड़ के कुछ निकल रहा है, तो संघर्ष करते हुए निकल रहा है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है, री वर्ण क्या है और री का उच्चारण स्थान क्या है। हाँ, छत्र, ज्ञ, ओ वाला नहीं, ये ऋषि वाले री हैं, ठीक है आप भाई, ऋषि। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है, ठीक है, 11 स्वर है, अ आ ई उ, जिसमें कि ये री भाई है, ठीक है। अब री एक स्वर्ण है, ठीक है, तो स्वर्ण वर्ण हो जाएगा। री का उच्चारण स्थान क्या होगा, उच्चारण ये मूर्धा होता है, ठीक है, याद रखना। अगला जो है, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है और गवाच का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद भी लेके आया हूँ भाई, बताओ स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। जो होता है ना भाई, क वर्ग में क ख ग घ अंग, ठीक है, च वर्ग च छ ज झ इय, ट वर्ग ट ठ ड ढ न, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, तो 5 5 25 25 हुआ कि नहीं। और ये 48 गवाच का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो गो जोड़ अच हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला जो है, मै मतक्य में कौन सी संधि है और धनुष्टकार, धनुष्टंकार में कौन सी संधि है, देख रहे हो हिंदी की हमारी। तो मतक्य में कौन सी संधि हो जाएगी, ये वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है, मतक्य। यानी कि जैसे कि देखो, मत जोड़ एक एक करके बना है, देख रहे हो ना। और ये नियम के अनुसार, छोड़ो भाई उतना। धनुष टंकार में कौन सी संधि है, तो ये होता है विसर्ग संधि। जैसे कि विसर्ग में, मतलब विसर्ग संधि के नियम समझो कि यदि विसर्ग के बाद ट या ठ है, ठीक है, मतलब देख रहे हो ट और ठ है, वो विसर्ग संधि होते हैं। इतना थोड़ा सा तो याद रख ही सकते हो। 51 और 52, निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा। और 52वां जो है प्रत्युपकार
कार में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका जो निष्कपट का हो जाएगा नी जोड़ कपट, ठीक है। प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसमें उपसर्ग जो होगा सी हो जाएगा, यानी कि प्रति। लेखक शब्द कौन सा प्रत्यय है? और 54वां हो जाएगा अधमरा में कौन सा उपसर्ग है? बताओ, अधमरा में कौन सा उपसर्ग है, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लेखक शब्द में अक हो जाएगा, लेखक, ठीक है। अधमरा में उपसर्ग जो होगा, सभी को पता है उपसर्ग आगे होता है, प्रत्यय पीछे होता है भाई, तो अधमरा में हो जाएगा अध, ठीक है। 55 और 56, सजावट में प्रत्यय बताइए और पठित में प्रत्यय क्या होगा? बताओ। तो सजावट में प्रत्यय जो होगा वो आवट होगा, और पठित में प्रत्यय क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा इत हो जाएगा। किधर भाई? पठित, ठीक है। आओ, इसको जब तोड़ोगे तो इस तरह से बनेगा, सजा नो नो नो, सजह जोड़ आवट, ठीक है। और पठित का पता ही होगा, नहीं पता है क्या? ऐसे भाई, पठ जोड़ इत, बिल्कुल सही है कि नहीं? शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चुनिए, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चुनिए और अट्टालिका का तद्भव क्या है? अट्टालिका का तद्भव क्या होगा? बताओ। तो देखो, इसमें जो हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप दोनों एक ही होगा, लेकिन शुद्ध बर्तनी वाला शब्द जो होगा ये होना चाहिए। अच्छा, आप कमेंट में बताना क्या मैं गलत बता रहा हूँ क्या, ठीक है, एक बार चेकआउट कर लेना। अट्टालिका का तद्भव क्या होगा? तो अटारी होगा। कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए। अब अगला जो है, चौखट का तत्सम क्या है? और 8वां सवाल, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके क्या कहलाता है? चौखट का तत्सम क्या है भाई? चौखट का तत्सम होता है चतुष्काठ। और 60वां, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके वो कहलाता है अनिर्वचनीय, ठीक है भाई। अब तो यहाँ पे डिटेल से जाने की जरूरत नहीं, 60 सवाल पहुँच गए हैं। अब हम लोग पहुँचते हैं समास और कारक, ठीक है। ये पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 2 तक हम लोगों ने सबसे पहले साहित्य और उसकी रचना देखें, फिर ग्रामर, समास, संधि देखें। अब इसके बाद जो है समास, कारक और रस देख लेते हैं भाई। तो नीलकमल में कौन सा समास है? और जलमग्न में जल से भरा हुआ समास क्या होगा? तो नीलकमल में कौन सा समास है भाई? जैसे नीला है जो कमल प्राप्त हो रहा है ना, तो ये कर्मधारय होता है। यहाँ नीला जो है ना भाई, ये विशेषण है। विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? एडजेक्टिव, बिल्कुल सही है। चलिए, जलमग्न जल से भरा हुआ, तो ये होता है तत्पुरुष। अभी ये विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जलमग्न यानी कि जल से भरा हुआ। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि किस में मग्न है भाई? जल में, यानी कि उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। अगला जो है, वनवास में कौन सा समास है? और रोगक मुक्त में कौन सा समास है? ये 63 हो गया और ये 64 हो गया। फटाफट से बताओ, ठीक है। हम लोग 40-45 मिनट में ख़त्म कर देंगे, नहीं और पहले ही कर देंगे, 30 मिनट हुआ है ना लगभग। वनवास में कौन सा समास होगा? तो ये हो जाता है तत्पुरुष समास, यानी कि वन में वास। वन में वास अधिकरण का कारक होता है, चूंकि यानी कि इसमें है ना में भाई, में क्या होता है? अधिकरण कारक, लेकिन विभक्ति का लोप हो रहा है, में कुछ कनेक्ट नहीं पा रहा है वनवास में, ठीक है। इसलिए ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। रोग मुक्त में कौन सा समास होगा? ये अपादान तत्पुरुष होगा, ठीक है। ये सेपरेशन, अलग होना, ठीक है। रोग से मुक्त हो रहा है, किसी चीज़ से आज़ादी पा रहा है, यानी कि अलग हो रहा है, तब आता है अपादान, ठीक है। अपादान, सपादान, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से, सपादान के को के, ये सब पढ़े हो ना? अगला,
नवग्रह में कौन सा समास है और 66 वाला में ब्रज पानी कौन सा समास है बताओ। नवग्रह में कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा दिग्गु। ठीक है, दिग्गु नवग्रह में, नव ग्रहों का समूह बता रहा है ना नवग्रह, तो ये हो जाता है दिग्गु। ब्रज पानी में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, यानी कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि ब्रज है पानी, यानी कि हाथ में जिसके, अर्थात इंद्र। ठीक है, इंद्र को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बोला गया ना, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला सवाल है 67वां, पर्णकुटी में कौन सा समास है, और ये 68वां जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वो क्या कहलाता है बताओ। बता सकते हो क्या, तो बोलो हाँ भाई बता सकता हूँ। पर्णकुटी में तत्पुरुष समास है, क्योंकि पर्ण यानी कि पत्ती से बनी कुटी होती है। ठीक है, चलिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। अच्छा, इसको समझ में आया कि नहीं, पर्णकुटी यानी कि जैसे कि नहीं आ रहा है का, की, से, में आदि प्रकट हो तो तत्पुरुष समास होता है, तो पर्णकुटी में भाई ऐसे ही जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास कहता है। लोटा थारी है ना, ये सब होता है कि नहीं, आग पानी द्वंद्व समास कहलाता है। अगला जो है 69वां और 70 प्रश्न, यानी कि जिस समास में अन्य पद प्रधान हो और हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है। तो अन्य पद प्रधान हो बहुब्रीहि समास, और हिंदी में कारकों की संख्या बताया था 8। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा पिक डिटेलिंग कर लेते हैं। यानी कि जैसे लंबोदर, जिसका लंबा हो उदर, यानी कि यहाँ ना लंबा प्रधान है ना उदर, ऐसे लिखते हो ना भाई, ना ही ये लंबा और ना ही उदर पर पड़ रहा है, लेकिन यह गणेश जी को इनडायरेक्टली बोल रहा है कि यानी कि गणेश जी, ठीक है, संकेत कर रहा है, तो ये होता है बहुब्रीहि समास। अब यही भाव समास क्या होता है, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, बस याद रखना। कर्मधारय क्या होता है, जिसे उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व तो जानते ही हो, लोटा थारी। ठीक है, तो ये जो कारकों की संख्या है, पहला बता देता हूँ, थोड़ा पिक डिटेलिंग कर लेता हूँ। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के बोल सकते हो, संप्रदान से संबंध का अधिकरण, अधिकरण के साथ क्या होता है में, संबोधन, संबोधन हे अरे। ठीक है, चलो भाई पिक डिटेलिंग हो गया भाई। राम ने सीता को फूल दिया, को में कारक है, अब तो बता दोगे। अब बी हमने बताया, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, से में कारक है, और को में कारक कौन होगा भाई, भाई संप्रदान। को कहाँ है इसमें, को कहाँ है, संप्रदान से को बताया था ना। ठीक है, और 72 का कौन सा हो जाएगा, करण, यानी कि वह कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी से में कारक कौन है, करण। अगला जो है गरीबों के गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक, और राम छत से गिरा, वाक्य में कारक बताओ। गरीबों को वस्त्र दो तो हो जाएगा ये संप्रदान। ठीक है, और राम छत से गिरा वाक्य में कारक हो जाएगा अपादान, कहीं से गिर रहा है ना, और गरीबों को दे रहे हो संप्रदान, काके की को से, देखो बहुत साफ से आ गया भाई, और राम भिक्षुक को दान देता है, बताओ, तो ये हो जाएगा अपादान, सांप से डर रहा है, भय है। ठीक है, और राजा भिक्षुक को दान देता है, संप्रदान। ठीक है, दान संप्रदान। रसराज किसे कहते हैं, और विवत्स रस का अस्थाई भाव क्या होगा। रसराज किसे कहते हैं बताओ सबसे पहले, 77, तो श्रृंगार रस को रस सर्वोपरि माना जाता है भाई। और विवत्स रस में अस्थाई भाव क्या होता है, तो ये होता है जुगपुसा। ठीक है,
निर्वेदित क्या होता है? ये शांत रस है, ठीक है, शांत रस। क्या पता आगे सवाल मिल जाए, देख लो एक बार। विस्मयी ये अद्भुत रस होता है, अद्भुत। और क्रोध क्या होता है? ये रौद्र रस होता है, रौद्र रस। अगला जो सवाल है 79 और 80, ठीक है, ये तो दे ही दोगे, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, ये दे दोगे भाई। विपत्स रस का विपरीत रस कौन सा हो जाएगा? नहीं दे पाओगे। रसक के जनक कौन माने जाते हैं? ये भी नहीं बताओगे। श्रृंगार, ठीक है। और ये श्रृंगार और विवत्स रस में क्या होता है? जैसे अभी आपने पढ़ा एक शब्द जुगुप्सा, इसका मतलब होता है घृणा होता है, ठीक है। और रति मतलब होता है प्रेम, ठीक है। तो आप प्रेम को अब रति बोलना, ठीक है। तो इसका ही एक यानी कि समानार्थी शब्द है। रस के जनक कौन माने जाते हैं? ये तो बता ही दोगे, भरत मुनि रस के जनक माने जाते हैं बाबू। नाट्य शास्त्र में रस के जो हम रस सूत्र दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे। चलो अब ये सवाल, दो सवाल बिजोड़ सवाल है। भरत मुनि की रसों की संख्या कितनी है? और छंद के जनक कौन माने जाते हैं? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है भाई 8 है, ठीक है। अब कौन कौन है एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है। श्रृंगार, इसके आगे रस लगा देना। हास्य, ठीक है। करुण, करुण हो जाएगा भाई, करूप नहीं। रौद्र, वीर, भयानक, विपत्स, अभी हमने बताया घिरना वाला, अद्भुत, ठीक है। ये 8 रस हैं। छंदों के जनक कौन माने जाते हैं? तो पिंगल ऋषि को माना जाता है। भरत मुनि को तो अभी श्रृंगार रस, और भाम को अलंकार शास्त्र माना जाता है। दंडी काव्य शास्त्र के एक महान आचार्य थे भाई, ठीक है, बस इतना याद रखियो। अलंकार के जनक कौन माने जाते हैं? और चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? बताओ। तो अलंकार के जनक जो माने जाते हैं भाम। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण जो है वो है 16, ठीक है। अगला जो है दोहा के विषम चरणों यानी कि 1 और 3 में कितनी मात्राएं हैं? तरनी, तनुजा, तट, तमाल में अलंकार कौन सा होगा? तो दोहा के विषम चरणों में ये 13 होते हैं, और विषम चरण जो पहला और तीसरा होता है ये 13 मात्राएं होती हैं। अच्छा, तो सम चरण भी तो पूछ सकता है ना भाई। तो सम चरण में 11 मात्राएं होती है, ये भी याद रखना, ठीक है। और ये सम चरण होता है दूसरा और चौथा। कुल मिलाकर टोटल कितना हो गया? 48, ठीक है। तरनी, तनुज, तट, तमाल में अलंकार कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। इसमें त का ज्यादा प्रयोग किया गया है। तरनु, तनज, तट, तमाल, त वर्ण का ज्यादा बार उपयोग किया गया है। ओके ब्रो, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 87, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो और हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग में अलंकार, बताओ। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, उत्प्रेक्षा होता है, यानी कि किसी को अपमान कर रहे हो भाई, ठीक है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग में, ये जो होगा अतिशयोक्ति अलंकार है, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ा चढ़ा, ठीक है। अगला जो है 89, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा? और 90वां जो है अभिमन्यु की मृत्यु पर विलाप में कौन सा रस है? तो देखो 89 ये भी हो जाएगा शोक करुणा का, और ये भी हो जाएगा करुणा, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल हो जाएगा विविध और वाक्य के सवाल 91 से 100 तक देख लेते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? और 52वां सवाल है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? यानी कि एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर बताइए दो। तो यहाँ पे रचना के आधार पर 3 हो जाएगा, ठीक है। एक होता है सिंपल,
इंग्लिश में, हिंदी में हो जाएगा सरल। एक होता है संयुक्त यानी कि कंपाउंड, ठीक है। और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, यानी कि मिश्र वाक्य भी बोल सकते हो। और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं भाई। और विधानवाचक यानी कि कथन, निजवाचक, पूरा लिखना नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, ये सब है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी पढ़ रहे तो हिंदी दिवस मनाया कब जाता है ये तो जानना पड़ेगा दोस्तों। तो ये जो वॉइस यानी कि वाच्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अब सर आपने पढ़ा इंग्लिश में एक एक्टिव और एक पैसिव, है कि नहीं? मैं भी यही कर रहा हूँ, हाँ भाई 2 ही पढ़े। लेकिन हिंदी में भाववाचक भी होता है, एक इम्पर्सनल वॉइस होता है जिसे हम भाववाचक कहते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1949 में देवनागरी लिपि में, संविधान सभा में देवनागरी लिपि को भारत के राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, राजभाषा के रूप में, ठीक है। और ये 10 जनवरी को विश्व यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, ये भी याद रखना। अगला सवाल है, अब मात्र 4 सवाल रह गए हैं दोस्तों, और फटाफट से विश्व हिंदी दिवस अभी हमने बता दिया है, ठीक है। तो ये तो मैं HW दूंगा और आप लोग कमेंट में इसका आंसर देना, ठीक है। लिखना 95 का B लिखना, ऐसे करके। 96 का मैंने तो आंसर ही बता दिया। पृथ्वी विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नागपुर में हुआ था, ठीक है। 10 जनवरी 1975 के महाराष्ट्र के नागपुर में। अगला जो हो जाएगा, वक्र का विलोम शब्द क्या है और आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऋजु, यानी कि वक्र का विलोम शब्द। और 98 का हो जाएगा तिरोभाव, ठीक है। चलिए 2 सवाल रह गए भाई, ये 2 सवाल आपके स्क्रीन पर हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला जो है कौन सा टॉपिक यानी कि कौन सा सब्जेक्ट रखें, पेडागोजी रखें, ठीक है, या फिर EVS रखें, या फिर इंग्लिश रखें, जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो आधी रात का समय क्या कहलाता है? निशित, ठीक है। और ये जो जलज का अनेकार्थक शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो हो जाएगा ये भास्कर, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो वीडियो को, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको जो है टारगेट मैं पूरा करा सकूं यूपी टेट का फ्री में, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का।